निर्मला जी आज बहुत खुश है क्योंकि निर्मला जी 4 साल बाद अपने बेटे और बहू से मिलेगी। अपने जाने की उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। उनके दोनों बेटे शहर में अच्छी जॉब करते हैं। पति की मौत के बाद निर्मला जी अपने घर में बिल्कुल अकेली रहती है। निर्मला जी गांव में ही आंगनबाड़ी में काम करती थी, जो कि अब उन्होंने छोड़ दिया है। गांव में वह कुछ बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती है। वो अपने ज़माने की 10वीं पास है। गांव में उनके पति की 10 बीघा ज़मीन भी है, जो मौके की ज़मीन है और दाम भी अच्छे लग रहे हैं। दोनों बेटों को अपनी माँ के पास आए काफ़ी लंबा समय हो गया है। कुछ दिनों से उन्हें अपने बेटों की बहुत याद आ रही थी। किसी काम में भी उनका मन नहीं लग रहा था, इसलिए बिना बताए बेटों के घर जाने की सोची। शहर जाने के लिए बड़े खुश होते हुए निर्मला जी ने अपने कपड़ों का बैग जमा लिया और पड़ोस में ही रहने वाले विकास की मदद से ट्रेन में बैठकर मुंबई शहर के लिए रवाना हो गई। ट्रेन में बैठे बैठे उनका मन हिलोरे ले रहा था। मेरे दोनों बेटे मुझे देखकर बहुत खुश हो जाएंगे, भागकर मेरे गले लग जाएंगे। अचानक मुझे देखेंगे तो दोनों खुशी से झूम उठेंगे। मन ही मन निर्मला जी बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि अब वह अपने घर में अकेले रहते रहते ऊब चुकी थी। अब घर में अकेले उनका मन नहीं लगता था। उनके पति भी उनको छोड़कर चले गए थे। जब उनके पति जिंदा थे तो दोनों पति पत्नी बेटे और बहू के पास कुछ दिन रहने के लिए चले जाते थे। लेकिन जब से उनके पति रविशंकर जी का देहांत हुआ है, तब से ना तो बेटे बहू मिलने आ पाए हैं और ना ही निर्मला जी अपने बच्चों के पास जा पाई है। लेकिन आज तो बेटों से मिलने के लिए निर्मला जी के मन में हिलोरे उठ रहे हैं। क्या करे, बुढ़ापे में माँ बाप का मोह संतान के प्रति कुछ होता ही ऐसा है, क्योंकि बुढ़ापे में औलाद ही माता पिता के काम आती है। औलाद अच्छी निकल जाए तो माँ बाप बहुत खुश नसीब होते हैं, लेकिन औलाद निकम्मी निकल जाए तो बुढ़ापे में इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। लेकिन निर्मला जी को तो अपने बेटों पर बहुत गर्व था। मेरे बेटे बाहर शहर में जॉब करते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी मेरे पास नहीं आ सकते, और वैसे भी मेरे बेटे फ़ोन तो करते रहते हैं मेरा हालचाल पूछने के लिए। यही सब सोचकर निर्मला जी के मन में कभी भी बेटों के लिए गलत विचार नहीं आए। मन ही मन अपने पति को याद करने लगी। आज पहली बार आपके बिना अकेली बेटों के पास जा रही हूँ। आप साथ होते थे तो खुशी दोगुनी हो जाती थी। आपके बिना घर में अकेले मन भी नहीं लगता। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा था, इसलिए मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। शहर में जिस घर में बेटे रहते हैं, उस घर को निर्मला जी के पति ने लोन लेकर बेटों के रहने के लिए 2 मंजिला मकान खरीदा था। रविशंकर जी ने अपने जीते जी घर का सारा लोन चुका दिया था। बची कुची 4-5 किस्त रह गई थी। बाद में वह निर्मला जी ने अपने पास से भरी। रविशंकर जी ने घर अपनी पत्नी के नाम से खरीदा था। दोनों बेटे एक साथ ऊपर नीचे रहते हैं। दोनों बहू सगी बहनें हैं और आपस में बड़े ही प्यार से रहती है। निर्मला जी का हरा भरा परिवार है। 2 पोते और 1 पोती है। कुछ देर बाद निर्मला जी स्टेशन पर उतर गई। झमाझम बारिश पड़ रही थी। बहुत देर तक तो निर्मला जी स्टेशन पर ही बैठी रही, लेकिन आज बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। निर्मला जी एक ऑटो रिक्शा में बैठकर बेटों के घर पहुंच गई। अपने पति के खरीदे हुए घर को निर्मला जी बाहर खड़ी निहारने लगी। पति को भी याद करके उनकी आंखों में आंसू आ गए। साथ ही बेटों से मिलने की खुशी भी उनके चेहरे पर खिल रही थी। आज तो अपनी फुलवारी से मिलूंगी, अपने पोते पोती को जी भर कर खिलाऊंगी। जैसे ही निर्मला जी ने डोर बेल बजाई, दरवाज़ा खोलते ही बड़ा बेटा अपनी माँ को देखकर चौंक गया। पीछे खड़ी दोनों बहू का निर्मला जी को देखकर माथा ठनक गया। निर्मला जी जैसे ही अपने बेटे को आगे बढ़कर गले लगाने लगी, बेटा पीछे हटते हुए बोला, अरे माँ, यह क्या कर रही हैं आप? इतना लंबा सफ़र करके आई हैं और आते ही मुझे गले लगा रही हैं। आपके कपड़ों से बदबू आ रही है और बिना बताए आप यहाँ कैसे आ गई? कम से कम एक फ़ोन तो कर दिया होता। उधर से छोटा बेटा भी अपने कमरे से फ़ोन पर बात करते हुए निकला और अचानक निर्मला जी को देखकर फ़ोन जेब में रखा और दोनों हाथों को बांध कर बोला, माँ, आप यहाँ क्यों आ गई? वैसे ही यह घर इतना छोटा है, ऊपर नीचे 2-2 कमरे हैं, आपको कहाँ एडजस्ट करेंगे? बेटों की बातें सुनकर निर्मला जी के सारे अरमान चकनाचूर होकर हवा में उड़ गए। अभी तो निर्मला जी ने घर के अंदर कदम भी नहीं रखा था और बेटों ने ऐसी ऐसी बातें सुना दी।
उधर अपनी दादी को देखकर उनके दोनों पोते और पोती भागकर निर्मला जी से आकर चिपट गए तो दोनों बहू ने बच्चों को दूर से ही खींच लिया। निर्मला जी तो बेटे और बहुओं को खड़ी की खड़ी देखती रह गई। बहुत देर तक तो निर्मला जी दरवाजे पर ही खड़ी रही, लेकिन किसी ने भी उन्हें अंदर आने के लिए नहीं कहा। भारी कदमों से निर्मला जी खुद ही अंदर आने लगी तो बड़ी बहू गुस्से में बोली, माँ जी, चप्पल में कितनी कीचड़ लगी हुई है, पहले बाहर जाकर इन्हें साफ कीजिए, उसके बाद ही अंदर आना। निर्मला जी ने अपनी चप्पल बाहर निकाल दी और अंदर जाकर अपना बैग सोफे पर रख दिया तो बहू मुंह बनाते हुए बोली, माँ जी, अब आपको क्या हर एक बात समझानी पड़ेगी? आपने अपना यह गंदा बैग सोफे पर रख दिया। आपको पता है, कल ही मैंने सोफे के कवर बदले हैं, सारे गंदे कर दिए। बहू निर्मला जी के बैग को एक तरफ साइड में फेंकते हुए बोली। बहू बेटों के इस व्यवहार से निर्मला जी हैरान रह गई। बहुओं का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे बेटों को तो मैं जानती हूँ, वो ऐसे नहीं थे। कभी उन्होंने मुझे पलटकर जवाब नहीं दिया, लेकिन आज तो इन्होंने अपना कुछ अलग ही रूप दिखाया है। लेकिन अब आ गई हूँ तो कुछ दिन रुक जाती हूँ। जब कभी भी मैं अपने पति के साथ यहाँ आई, दोनों बेटों ने खूब मान सम्मान किया, लेकिन उनके जाते ही बेटे तो हवा में उड़ने लगे। यह घर रविशंकर जी का खरीदा हुआ था, इसलिए बेटे और बहू उनसे डरते थे। लेकिन आज जब वह नहीं हैं तो बेटे बहुओं के अंदर निर्मला जी के प्रति भी कोई मान सम्मान बचा नहीं। निर्मला जी अपना बैग उठाती है और बहू से पूछती है, बहू तुम ही बता दो कहाँ रखूं अपना बैग। वैसे तो हमारे घर में कोई एक्स्ट्रा कमरा नहीं है, लेकिन सबसे ऊपर तीसरी मंजिल पर एक कमरा खाली है, अपना बैग उठाकर वहीं ले जाओ। निर्मला जी धीरे धीरे तीसरी मंजिल पर पहुंच जाती है। चढ़ते चढ़ते उनकी सांस भी फूलने लगी। ऊपर जाकर देखा तो चिलचिलाती धूप कमरे को आर पार कर रही थी। 2 मिनट रुकने पर ही निर्मला जी गर्मी से बेहाल हो गई। निर्मला जी वापस नीचे आ गई और अपने बेटे से बोली, बेटा, सबसे ऊपर तो 1 मिनट भी नहीं रुका जा रहा, बहुत गर्मी है वहाँ पर। और वैसे भी बेटा, मैं तो तुम लोगों के लिए यहाँ आई हूँ, इस तरह तुम सबसे ऊपर अलग रहूँगी क्या? बेटा कुछ बोलता, इससे पहले ही बहू बोल पड़ी, अरे माँ जी, कौन सा आप रात दिन वहीं पड़ी रहोगी? रात में सोने के लिए जाना बस, बाकी दिन भर नीचे रहकर घर के कामों में हाथ बटाना। अभी भी बहुत सारा काम पड़ा है। आप एक काम कीजिए, पूरे घर में झाड़ू लगा दीजिए। बहू ने एक कप चाय को तो पूछा नहीं और घर के काम बताकर अपने कमरे में चली गई। छोटा बेटा दूसरी मंजिल पर रहता था। निर्मला जी ने पूरे घर में झाड़ू लगा दी। उसके बाद वह कुर्सी पर बैठकर खाने का इंतजार करने लगी। बहू ने 2 रोटी दाल के साथ उनके आगे ले जाकर रख दी। निर्मला जी ने जब तीसरी रोटी मांगी तो बहू निर्मला जी से बोली, अब क्या पूरा पेट भरकर यहीं खाओगी, नीचे नहीं जाओगी? बाकी की रोटियां नीचे जाकर काम करके खाना। तभी बड़ी बहू ने निर्मला जी को आवाज़ लगाई। निर्मला जी 2 रोटी खाकर नीचे चली गई। बड़ी बहू बोली, मैंने थोड़े से बाल्टी में कपड़े रखे हैं, भिगोकर जल्दी से उन्हें धोकर सुखा दीजिए। बड़ा बेटा वहीं बैठा खाना खा रहा था। निर्मला जी बेटे की तरफ देखने लगी तो बेटा बोला, माँ धो दीजिए, थोड़े से ही तो कपड़े हैं, काम करोगे तभी तो आपको खाने के लिए मिलेगा, उसके बाद आपकी बहू आपको खाना भी दे देगी। निर्मला जी कुछ नहीं बोली और चुपचाप कपड़े धोकर सुखा दिए। निर्मला जी को आज बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह शांत रही। कपड़े धोने के बाद निर्मला जी सोफे पर बैठ गई। माँ जी, हो गया क्या काम? हाँ बहू, कपड़े धोकर सुखा दिए हैं मैंने। बहू आंखें दिखाते हुए बोली, बस घर में कपड़ों का ही काम है? अभी तो बर्तन भी पड़े हैं, उन्हें भी साफ करके रखिए, उसी के बाद दूंगी आपको खाना। बेटा वहीं बैठा बैठा चुपचाप सुन रहा था। निर्मला जी बोली, बेटा, यहाँ मैं तुम लोगों के साथ समय बिताने के लिए आई थी, तुम्हारी नौकरानी बनने के लिए नहीं। निर्मला जी तेज आवाज़ में बोली, और बहू अपने काम खुद करो, मैं तुम लोगों का एक भी काम नहीं करूँगी। इतना सुनते ही बड़ी बहू को गुस्सा आ गया और उसने निर्मला जी का हाथ मरोड़ दिया तो निर्मला जी के सब्र का बांध टूट गया और निर्मला जी ने दूसरे हाथ से बहू के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ खींच कर रख दिया। ऊपर से छोटा बेटा और बहू भी आवाज़ सुनकर नीचे आ गए और बड़ा बेटा तो अपनी माँ को देखता रह गया। अपनी बहन को इस तरह पिटते हुए देख छोटी बहू भी निर्मला जी पर हावी होने लगी। निर्मला जी चिल्लाते हुए बोली, वहीं की वहीं रुक जा, वरना बड़ी बहू को तो एक ही थप्पड़ लगा है,
तेरे सर पर एक भी बाल नहीं छोड़ूंगी। अपनी सास का यह रूप देखकर छोटी बहू के कदम पीछे हट गए। अभी मुझे इतना कमज़ोर मत समझो, आत्मसम्मान से जीती आई हूँ आज तक मैं, और आगे भी इसी तरह जीऊँगी। निर्मला जी पूरे जोश में बोली। बड़ा बेटा ऊपर से अपनी माँ का बैग उठाकर लाया और बाहर फेंकते हुए बोला, हमारे घर में रहकर हमारी पत्नी पर हाथ उठाती हो, अब आप यहाँ नहीं रहोगी। अपना बैग उठाओ और जाओ यहाँ से। शायद भूल गया है बेटा, एक एक पैसा जोड़कर मेरे पति ने इस घर को खरीदा है। अपने खून पसीने की कमाई से इस घर का लोन उतारा है। तुम्हारा क्या लगा है इस घर में, और कौन होते हो तुम मुझे यहाँ से निकालने वाले? अरे अब बाहर तुम लोग जाओगे यहाँ से। अपने स्वर्ग जैसे घर में तुम जैसे राक्षसों को एक पल भी नहीं टिकने दूंगी मैं। यह घर मेरे पति ने मेरे नाम से खरीदा था, तो मालिक भी इस घर की मैं ही हूँ। मैं तो तुम दोनों के प्यार में हमेशा अंधी रही, लेकिन तुम दोनों को तो माँ की ज़रूरत ही नहीं थी, बस ऊपर से ही फ़ोन करके अपनी फॉर्मेलिटी निभाते थे। आज जब तुम्हारे पास यहाँ रहने आई हूँ तो नौकर बनाकर रख दिया है तुम लोगों ने मुझे। और तो और आज तुम्हारी पत्नी मुझ पर हाथ छोड़ रही थी तो खड़े खड़े देख रहे थे। बेटा मैं भी कोई सीधी सादी अनपढ़ गवार नहीं हूँ। 15 दिन का समय है तुम्हारे पास, मेरे घर को खाली कर दो, क्योंकि मैं तुम जैसे निकम्मी औलाद को अपनी संपत्ति में से कुछ नहीं देना चाहती। इसलिए ऐसी कार्रवाई करूंगी कि तुम्हें घर के साथ साथ जमीन जायदाद से भी बेदखल कर दूंगी। अभी तो मेरे हाथ पांव चलते हैं। अभी तुम दोनों को मैं 4 दिन में भारी हो गई। जब तक घर में काम नहीं किया तो खाने के लिए रोटी भी नहीं दी तुम लोगों ने मुझे। जब तुम लोगों के अंदर मेरे लिए थोड़ा सा भी प्यार मान सम्मान नहीं है, मेरे लिए 2 रोटी नहीं है, तो मेरे पास भी तुम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। निर्मला जी बोलते जा रही थी और बेटे बहू निर्मला जी को हक्के बक्के लगातार देखे जा रहे थे। सास पर हाथ उठाना बहू के साथ साथ आज बेटों पर भी भारी पड़ गया था, क्योंकि आज निर्मला जी ने कठोर कदम उठा लिया था। निर्मला जी ने वकील के द्वारा घर खाली करने का नोटिस तैयार करा दिया। अगले 15 दिन के अंदर अंदर दोनों बेटों ने घर खाली कर दिया। और करते भी क्या, जब पढ़ी लिखी माँ से पंगा लिया है तो सबक तो मिलना ही था। तो दोस्तों क्या निर्मला जी ने सही किया? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।